छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दूसरे दिन आज सर्किट हाउस में जहां अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, तो वहीं समीक्षा बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित भी किया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों को बधाई दी और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया। वहीं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत योजनाओं की क्रियान्वयन की जानकारी मिलती है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष फसल अच्छी हुई है, सीमावर्ती राज्यों से धान न आए, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। स्वास्थ्य रोजगार के लिए कदम उठाए गए हैं। गौठान में बहुत अच्छी योजना संचालित है। धान खरीदी के लिए व्यापक तैयारी की गई है। बाहरी धान की खरीदी ना हो सके, इसके लिए भी निर्देश दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क पर बयान देते हुए कहा कि हर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि जो उत्पादन हुआ है उसकी बिक्री हो जाए। रीवा में ऐसी गतिविधि का संचालन करें जिस मार्केट में डिमांड हो, इसके लिए भी निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पैरा दान करने का भी किसानों से आह्वान किया, जिससे कि पराली ना जले। सीएम ने कहा कि किसान पैरा दान करे, पैरा ना जलाए, कार्बन उत्सर्जन ना हो, पर्यावरण प्रदूषण ना हो, इसमें समाज की सबकी सहभागिता की जरूरत है। डोंगरगढ़ से संवाददाता सचिन जाम्बुलकर की खास रिपोर्ट। अलग सवाल है, बिल्कुल अलग। पूरे देश में राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश आदिवासियों का है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आदिवासी अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कल पूरे प्रदेश भर में आदिवासियों ने चक्का जाम कर दिया जी। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आंदोलन किसी विषय पर हो रहा है कि 32% आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। 32% आरक्षण रोका कौन था? पिछली सरकार। 2005 से भारत सरकार ने लिख दिया था, उसके बाद भी 2012 तक के दबाए रहा। और आदिवासी जब आंदोलन किए तब 2012 से लागू हुआ, कोर्ट में स्टे हुआ और उसके बाद 2018 तक के एक भी सिंगल डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए। और उस समय सारे बहस जिरा हो गया, क्लोज फॉर ऑर्डर था, फैसला सुनाया गया अभी 2022 में। तो उसमें हुआ क्या कि वो जो फैसला था जिसमें 50% से अधिक था, तो उसको उन्होंने खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद हुआ क्या, अपने आप जो मध्य प्रदेश के समय का जो आरक्षण था वो लागू हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो था उसमें 16% SC, 20% ST और 14% OBC। अब छत्तीसगढ़ बनने के बाद इसके रेशियो है उसमें अंतर आया, क्योंकि यहाँ अनुसूचित जाति है वो 13% है, SC है वो 31% है, अधिक है, और OBC की गणना हुई नहीं है या EWS की गणना नहीं हुई है। इस बीच में भारत सरकार ने भी फैसला कर लिया। लागू कौन सा होना था? जो यहाँ की जनसंख्या उसके आधार पर उस रेशियो पे जो संवैधानिक व्यवस्था है वो लागू नहीं हुआ था। 2012 में इन्होंने लागू किया और उसी को रिजेक्ट किया। अभी अब हम लोगों ने इसको आदिवासी समाज के लोग भी आए थे, हमारे विधायक लोग भी आए थे, तो मैंने इसका अध्ययन करवाया। आपको पता है कि हेड काउंट के लिए हमने कमीशन का भी गठन किया है, उसका भी रिपोर्ट अपेक्षित है, बहुत जल्दी आ जाएगा। और तीसरी बात है, इसके लिए विशेष सत्र का हमने आहूत किया। उसके सब जान रहे हैं, विशेष सत्र आहूत हुआ है केवल आरक्षण को लेकर 1 और 2 दिसंबर। उसके बाद भी कोई आंदोलन करना चाहे तो वो रोक नहीं सकता है, उसकी इच्छा है वो आंदोलन करे, लेकिन सरकार ने तो त्वरित कार्रवाई की और 1 और 2 दिसंबर को हमने विशेष सत्र आमंत्रित किया। यहाँ भी सभी सोसाइटियों में खरीदी प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन जो व्यवस्था किए हैं उससे युवा जो किसान हैं वो काफ़ी खुश हैं कि हमको वहाँ टोकन लेने के लिए लाइन लगाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन से ही वो काम हो रहा है। बारदाना भी उपलब्ध है, तौलाई भी हो रहा है और उठाव का भी, धान उठाव का भी काम तेजी से चल रहा है। इस साल फसल बहुत अच्छी है, लगभग 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने खरीदा था। सीमावर्ती राज्य के सीमावर्ती जिला होने के कारण से धान दूसरे प्रदेश से आने की शिकायतें मिलती है,
उसके लिए भी पुलिस को और राजस्व विभाग को मैंने निर्देशित किया है कि बाहर से धान ना आ पाए, लेकिन किसानों के धान विक्रय करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।